विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बेसन की सूंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। या फिर कभी बादल कभी कश्ती कभी गर्दाब लगे, वो बदन जब भी सजे कोई नया ख्वाब लगे। या फिर मुंह की बात सुनी हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। आप समझ गए होंगे कि ये जो अशार प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने पेश किए, ये किस शायर के हैं। निदा फाजली। निदा फाजली की याद का दिन आता है 8 फरवरी को। साल 2016 था जब निदा फाजली इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए थे। रह गए थे उनके अशार। निदा फाजली कहते हैं, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। निदा फाजली का एक दिलचस्प इंटरव्यू हमारे पास है जो हमने अपने संग्रहालय से निकाला है, खास आपके लिए निदा साहब की याद में। सुनिए। तो ये नाम भले ही परिचित हो ज्यादा, लेकिन मेरा अभी तक इस नाम से पूरा परिचय नहीं हो पाया है। मैं कविता के माध्यम से, मैं अपनी प्रोज के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से और गज़लों के ज़रिए से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि इस नाम से मेरा परिचय हो जाए। शुरू में क्या होता है कि आदमी और आदमी का नाम दोनों एक होते हैं। बहुत दिन के बाद मालूम पड़ता है कि आप अलग हैं, आपका नाम अलग है। वैसे अगर शब्दों के अर्थ से अगर नाम का परिचय हो, तो ये नाम जो था, ये मेरी अपनी एक बगावत है, जिसका जिक्र मैंने अपनी एक पुस्तक दीवारों के बीच में बहुत विस्तार से किया है। कि मेरे पिताजी ने, क्योंकि वो खुद शायर भी थे, तो हर एक का नाम उन्होंने रखा था। तो मेरा नाम था मुक्तदा हसन, मैंने उसको निदा फाजली बना दिया और इसी से अब मेरी पहचान होती है। ये और बात है, इससे मेरा वो तारुफ जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। निदा के मानी है कॉल या आवाज़, एंड फाजली सरनेम है। कहा जाता है कि एंसेस्टर्स में कोई फाजिल हुआ था, उससे फाजली बन गया। फिर मुझे कश्मीर से एक लेटर किसी लेडी डॉक्टर का आया था बहुत दिन पहले, कोई हो गए 2, 2.5, 3 साल पहले। वो खुद फाजली थी और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि यहाँ पर एक ऐसा कबीला है, ट्राइब है, जो फाजली के नाम से मशहूर है, क्या आपका ताल्लुक़ उस फाजली से है? तो मुझे वही लिखना पड़ा जो मैंने दीवारों के बीच में लिखा है कि मैं अपने घर से सन 60 और 65 से बाहर हूँ। मेरा घर उठाकर कराची ले जाया गया, मैं अकेला रह गया और उस खोए हुए घर की तलाश में मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों में भटकता रहा। जब वो घर नहीं मिला तो जाहिर है कि फाजली का शजरा कैसे मिलता, वो भी नहीं मिला मुझे। बहरहाल अब ये नाम है मेरा, इससे मेरी पहचान होती है। जैसे एक बिहार के एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं शाद अजीम आबादी, उनकी एक पंक्ति है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुझसे घर उस वक़्त छीन लिया गया जब मुझे घर की बहुत ज़रूरत थी। उसकी घर की तलाश के भटकाव का एक मुकाम बम्बई भी था। बम्बई में मैं जर्नलिज्म करता था। एक हिंदी वीकली था रस नटराज, उसमें जर्नलिज्म करता था। फिर बिलिट्स
में लिखता था, फिर धर्मयुग में लिखता रहा। फिर हुआ यूं कि एक साथ मुझे मैसेज मिली, कमाल अमरोही साहब मुझसे मिलना चाहते हैं और रज़िया सुल्तान के आखिरी 2 गाने मुझसे लिखवाना चाहते हैं। क्योंकि रज़िया सुल्तान के बनने में काफ़ी देर लगी इस दौरान, क्योंकि कमाल अमरोही साहब बड़े डायरेक्टर थे। जब उन्होंने निदा फाजली को बुलाया तो इंडस्ट्री वालों को लगा कि शायद निदा फाजली भी कोई अहम नाम है, उससे लिखवाना चाहिए। तो फिर मैंने कई प्रोड्यूसर्स, कई डायरेक्टर्स, कई म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया। उसमें राज कपूर साहब भी हैं। राज कपूर साहब की एक फिल्म जो उनके बैनर पे बनी, बीवी और बीवी, मैंने एक गाना लिखा कि सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार। घर जो था, जो छीन लिया गया, वो मट्टी, ईंट और पत्थर का था। इत्तेफाक की बात है, वो घर जब मुझे मिला तो वक्त का सैलाब इतना गुजर चुका था कि मुझे अपने घर में ही अपना घर नहीं मिला। घर से मुराद होती है कि माँ, बाप, बहन, भाई। मैं जब कराची एक मुशायरे के सिलसिले में गया, वहाँ मुझे घर तो मिल गया, लेकिन वो नहीं थे जिनसे घर बनता है। माँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। बाप नहीं था, जो जा चुका था। और भाई बहन अपने अपने दायरों में बढ़ चुके थे। तो मेरे लिए भी एक थोड़ी सी स्पेस थी, लेकिन वो घर जिसमें भाई की जेब और आपका हाथ होता है, बहन का दुपट्टा, और आपकी शरारत होती है, माँ की खामोशी, और आपका दर्द होता है, वो रिश्ते कहीं बीच में वक्त ने गायब कर दिए थे। तो मैं उस घर में अपने घर को न पाकर बोर हुआ और 2 दिन के बाद वापस लौट आया। तो अब वो घर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो दर्द जो है ना, उसने एक घर में सैकड़ों और लाखों घर बना दिए हैं। अब उन घरों के नाम मेरे ذहन में जब आते हैं तो वो अयोध्या भी बन जाता है, अरब इराक की वार भी बन जाता है, अरब इसराइल की वार भी बन जाता है, कराची के मुहाजिरीन भी बन जाते हैं, बांग्लादेश और लाहौर की लड़ाई भी बन जाती है। अब उसका रिश्ता जो है इंसानी बिरादरी से हो गया है। अब वो मेरे अकेले का दर्द नहीं है। और इसीलिए मैंने अपने किसी गीत में ये कहा भी है कि तेरे मेरे नाम नए हैं, दर्द पुराना है।
आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। निदा फाजली की आवाज सुनकर यूं लगा जैसे कि वो अभी भी स्टूडियो में बैठे हैं और बातें कर रही हैं। उनसे कई बार मुलाकातों का मौका मिला है और विविध भारती के जो खास पुराने सुनने वाले हैं उनको याद होगा कि विविध भारती के जब 50 बरस हुए थे तो एक खास कार्यक्रम हुआ था मुशायरे का, जिसमें निदा फाजली साहब भी मौजूद थे। उनका एक शेर याद आता है कि जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है। निदा फाजली और जगजीत सिंह, दो ऐसी हस्तियां जिनकी एक तारीख आपस में मिली जुली है। 8 फरवरी निदा फाजली के इस दुनिया से विदा होने का दिन है और 8 फरवरी ही जगजीत सिंह की जन्मतिथि भी है। 8 फरवरी 1941 को जगजीत सिंह का जन्म श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था और आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से वो संगीत की तालीम लेने के बाद मुंबई आए और फिर गजलों की दुनिया को उन्होंने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जगजीत सिंह ने निदा फाजली की कई गजलें गाई हैं, लेकिन यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म धूप की एक ऐसी गजल जिसमें जिंदगी का एक फलसफा भी है और निदा फाजली और जगजीत सिंह की यादों की खुशबू भी। सुनिए। क्या
जगजीत सिंह, एक ऐसी आवाज जो दिल में खलबली पैदा कर देती है। ये रूह को छूने वाली आवाज है। जगजीत कहीं नहीं गए, बल्कि वो अपनी आवाज के रूप में इस दुनिया में हैं और रहेंगे। कलाकार चले जाते हैं, पर उनकी यादें बाकी रहती हैं। आप देखिए ना, 4 फरवरी की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। ये किसी कलाकार से जुड़ी तारीख हो भी सकती है, लेकिन यहाँ 4 फरवरी का जिक्र हम कर रहे हैं फिल्म पाकीज़ा के नाम। 4 फरवरी 1972 को फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई थी और इस तरह से इसने अपनी यात्रा के 48 बरस पूरे कर लिए। सलीम, तुम मुझे जहाँ भी ले जाओगे, मेरी बदनामी मुझे ढूंढ ही लेगी। मेरा ये दुश्मन आसमान कहीं खत्म नहीं होगा। तुम मुझे कहाँ छिपाने लिए जा रहे हो? वहाँ जहाँ तुम्हारा आसमान खत्म हो जाता है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मैं इनसे निकाह करने आया हूँ। जज़ाकल्लाह। हज़रात, जरा इस निकाह में शरीक हो जाइए। फिल्म पाकीज़ा की शुरुआत 1955 में हुई थी। सन 1953 में कमाल अमरोही ने फिल्म दायरा बनाई थी, जो खास चल नहीं पाई थी। उसके बाद कमाल अमरोही और मीना कुमारी दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, जब इस फिल्म की कहानी कमाल साहब के जहन में आई थी। फिल्म पाकीज़ा को उन्होंने बनाना शुरू भी किया, लेकिन फिर ये फिल्म रुक गई कई कारणों से, और 1969 के आसपास कमाल अमरोही ने इसे दोबारा शुरू किया और इस फिल्म को रिलीज करने का सिलसिला भी शुरू हुआ। और इस तरह से मराठा मंदिर थिएटर में मुंबई में 4 फरवरी 1972 को फिल्म बहुत तामझाम के साथ रिलीज हुई। ये मीना कुमारी की आखिरी फिल्म बन गई। 31 मार्च 1972 को, यानी पाकीज़ा की रिलीज के कुछ ही दिनों के बाद, मीना कुमारी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। और जब मीना कुमारी का निधन हुआ, उसके बाद लोग पाकीज़ा देखने के लिए टूट पड़े। फिल्म पाकीज़ा के लिए बतौर संगीतकार चुनाव गुलाम मोहम्मद का किया गया था, लेकिन फिल्म का बनना इतना लंबा खिंच गया कि इस बीच में गुलाम मोहम्मद की सांसों का खजाना खत्म हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सवाल ये था कि पाकीज़ा पूरी कैसे होती। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की जिम्मेदारी दी गई संगीतकार नौशाद को। यहाँ दिलचस्प बात ये कि संगीतकार गुलाम मोहम्मद बरसों बरस संगीतकार नौशाद के सहायक के रूप में काम करते रहे। एक तरह से एक कर्ज अदा किया नौशाद ने और गुलाम मोहम्मद के अधूरे काम को पूरा किया। फिल्म पाकीज़ा का बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया और कुछ ठुमरियां इस फिल्म में स्क्रिप्ट के मुताबिक जोड़ी। यहां आपके लिए फिल्म पाकीज़ा का ये गाना। इन्हीं लोगों ने फिल्म पाकीज़ा का ये गीत आपने सुना। किसी भी फिल्म के संगीत में साजिंदों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिंदी सिनेमा ने कई मशहूर साजिंदे दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि शास्त्रीय संगीत की दुनिया की कई महत्वपूर्ण हस्तियां हिंदी फिल्मी गानों में अपने साजों का कमाल दिखाती आई हैं। विविधा के पुराने अंकों में हमने जिक्र किया है पंडित शिव कुमार शर्मा का, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का, उस्ताद रईस खान साहब का, और आज जिक्र पंडित राम नारायण का। मशहूर सारंगी नवाज पंडित राम नारायण का जन्म 25 दिसंबर 1927 को मेवाड़ में हुआ था। पंडित राम नारायण जी शास्त्रीय संगीत की दुनिया की एक बड़ी मशहूर हस्ती हैं। उनके सारंगी में जादू है। आइए सुने एक दिलचस्प बातचीत पंडित राम नारायण से। जाहिर है ये विविध भारती के अनमोल खजाने का एक गौरवशाली नगीना है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो मेरा पहला सवाल पंडित जी आपसे यही होगा कि ये
सारंगी का जब आप सारंगी की जब शिक्षा ले रहे थे, जब सीख रहे थे, तो आपने रागों का और ये सब अभ्यास करते रहे, लेकिन ये फिल्म संगीत और फिल्मों से जुड़ना ये कब हुआ? सबसे पहले तो विविध भारती के श्रोताओं को मैं अपना प्यार भरा नमस्कार कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत प्यार से, आदर से, समझ के साथ सुना जाएगा। संगीत के प्रकार कई एक हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये यूनिवर्सल स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, विश्व भाषा है। ये विश्व भाषा है और आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है। और कोई भी जगह का संगीत वो इससे बच के जा नहीं सकता, क्योंकि हर एक संगीतकार को इस रास्ते पे ही आना पड़ेगा जी। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने और देवी देवताओं ने भी इसके गुण गाए हैं, संगीत के गुण गाए हैं। तो ये भाषा बहुत उच्च कोटि की स्पिरिचुअल भाषा है। आप कुछ मंत्र पढ़ें और किसी भी किस्म की कोई धार्मिक चीज़ पढ़ें या किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, गीता की हो, रामायण की हो, वैदिक काल की हो, वेदों की बात हो, वो भी जब तक संगीत में नहीं हो तो उसका आनंद नहीं आता जी। तो ये देवी देवताओं की भी भाषा है और उन्होंने भी गा के ही बात कही थी। सारंगी वाद्य, ये बाजा ऐसा माना जाता है और हमको एग्री करना पड़ेगा कि रावण ने बनाया था। और रावण ने इसलिए बनाया था कि वो जो स्तोत्र लिखते थे शिव जी के लिए, उसमें संगीत के अलावा ताल भी होती थी। रावण के जितने स्तोत्र रावण ने लिखे हैं शिव जी के बारे में, हर एक स्तोत्र आप देखेंगे उसमें टेम्पो, रिदम, ताल कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन उसके छंद हैं। ये 4 छंद बहुत ही मशहूर हैं साउथ के, खंड जाति, तिस्र जाति, मिश्र जाति। तो ये सारी चीज़ें उन श्लोकों में आती है और रावण को पढ़ते थे गा के। अब गाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए सुर रखने के लिए, जैसे तानपुरा जी, उसके लिए उन्होंने सारंगी बनाई जिसको रावण हत्ता कहते हैं। वो बजा के गज में घुंघरू उन्होंने बांध लिए थे ताकि वो ताल का भी काम साथ साथ चलता रहे। ताल और सुर। तीसरी चीज है लय। लय का मतलब होता है 1 और 2 के बीच की जगह, उसको लय कहते हैं। तो ये सारी चीजें रावण ने करके बताई, तो हम ये मानते हैं कि शायद बाजा भी उन्होंने ही बनाया था, सारंगी। हाँ, और ये तो जग प्रसिद्ध बात है कि चेंजेस आती रहती है हर एक चीज में। तो सारंगी भी बदलती गई, जैसे कि फोक म्यूजिक भी बजना लगा और हमारे हर एक प्रांत में एक सारंगी होती थी जी, और अलग अलग नाम से होती थी। तो ये अलग बात है। एनीवे, मुझे प्रभु की कृपा से सारंगी ही एक ऐसी चीज नजर आई जिसमें मैंने सब कुछ देखा और आप हमें और पूरी दुनिया को मिल गए। बिल्कुल। ये तो सब लोगों की कृपा है। मैं ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि इसका नाम है सौरंगी। सौरंगी का मतलब ये होता है सो रंग। तो अगर अपन सो रंग गिनने शुरू कर दें तो भी काफ़ी म्यूज़िक की वेरिएशन आ जाती है उसमें। वेस्टर्न म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक है और वेस्ट में भी फोक म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक है, सिनेमा का म्यूज़िक है, जैज़ म्यूज़िक है, मॉडर्न म्यूज़िक है। हमारे यहाँ भी हर प्रांत में कितनी तरह के संगीत हैं। ये तो बात सही तो है। वो सोरंग सारे सारंगी में बच सकते हैं, इसलिए इसको सोरंगी नाम दिया। जैसे कि आपने कहा कि दूसरा जन्म हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, लेकिन सच्चाई इसी में है कि मैं इससे जुड़ा रहा 5 साल की उम्र से। अरे वाह। और आज भी इससे जुड़ा हुआ हूँ और स्कूल में जाने की गलती मैंने नहीं की। तो इसलिए सारंगी
से मैं वाकिफ हुआ, सारंगी से मेरा संबंध बना, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया सारंगी की जानकारी देने के लिए, लेकिन आपके स्टूडियो में ज़्यादा बात फिल्मों की होती है। क्योंकि ये विविध भारती है, कमर्शियल चैनल है और फिल्मों से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है। और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो करियर की बात जो शास्त्रीय संगीत के साथ और उसके समांतर फिल्मों के साथ भी जुड़ी रही, वो बातें आज आप हमें बताएं। मैं ज़रूर बताऊंगा। मैंने तो कहा ना कि ये इंटरनेशनल भाषा है, तो फिल्म का म्यूज़िक भी म्यूज़िक ही है ना जी, और वो म्यूज़िक भी अच्छा म्यूज़िक है। और फॉर्चुनेटली मेरे भाग्य अच्छे थे कि जिस वक्त मैं इंटर हुआ इस लाइन में, तो उस वक्त भी इसमें क्वालिफाइड और मैसेज देने वाले लोग थे। संगीत के माध्यम से भी, फिल्म बनाने के माध्यम से भी, लिखने वालों के माध्यम से भी, गाने वाले के माध्यम से भी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लोगों के माध्यम से भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों का है। मतलब समाज को दिशा देने का काम फिल्मों का उस समय होता था। फिल्मों के जरिए समाज को एक दर्शन कराना संगीत के और पोइट्री के, तो इसलिए ये फिल्म को भी मैं बहुत अच्छा माध्यम समझता हूँ और बहुत इसका कंट्रीब्यूशन भी है। और ये अगर ये कहें कि था तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि जो ज़माने में मैंने काम शुरू किया, ये बात है 50s की। मैं बॉम्बे में आया 1949 में। जी, मतलब स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद आप आए? स्वतंत्रता के पहले तो मैं लाहौर में था। अच्छा, हाँ हाँ। और 47 में दिल्ली में 2 साल नौकरी की। और मैंने दिल्ली रेडियो में जी। उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया, मुझे बुलाया गया। ये लोग थे हीराबाई बड़ौतीकर, ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित कृष्णाराव शंकर पंडित, सुरेश बाबू माने, ये हीराबाई के भाई थे। इन सब, गंगूबाई, इन सब लोगों ने कहा कि आप बम्बई में आ जाइए। तो मैं आ गया। 1 साल तक इन लोगों के साथ संगत करता था। जैसे जैसे इनमें से कुछ लोग नहीं रहे या किसी ने गाना छोड़ दिया उम्र की वजह से, तो वो सिलसिला मेरा एक कम्प्लीमेंट का जो था वो कम हो गया। सोर्स ऑफ इनकम फिर एक ही जगह थी, फिल्मों में। तो मुझे किसी साहब ने सबसे पहले रोशन म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाया। रोशन जी। तो रोशन जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत प्राउड, बहुत अकड़ू आदमी है। तो एक साहब मुझे उनके पास लेके गए, तो उन्होंने फौरन कहा कि राम नारायण हैं, दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं वगैरह वगैरह। तो रोशन साहब कहने लगे कि वो तो सब मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो ये है। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, सेगल का गाना था, आरसी बोराल का म्यूजिक जी, और उसमें एक मुंशी सारंगी प्लेयर थे, उन्होंने थोड़ा सा बजाया। वो स्टाइल रोशन को पसंद था। तो मुझे रोशन ने कहा कि आप तो अच्छा ही बजाते हैं, लेकिन मुझे ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मुकेश के ऑफिस में महालक्ष्मी फेमस में आप कल 2 बजे आ जाइए। आधा पौना घंटा में लेट हो गया। तो रोशन मुझे कहने लगा कि 2 बजे का टाइम था, ये कोई आने का टाइम है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो अपने कमरे में ले गए। वहाँ हारमोनियम पे बैठ के मैंने इंस्ट्रूमेंट अपना ट्यून किया और मैंने उनसे कहा कि आपने गाना कौन सा बनाया जो मुझे बजाना है जी। तो उन्होंने गाना गा के सुनाया, दिल तुझे दिया था रखने को जी, तूने दिल को जला कर रख दिया। तो जो स्टाइल सारंगी का उनको चाहिए था, मैंने वैसे ही वो शुरू किया। दुखते हुए अंगूठे के साथ, दुखते हुए हालातों के साथ, और दिल भी दुख रहा था। और ये भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं कुर्सी पे बैठ कर सारंगी बजा रहा हूँ। जी, बहुत सही। लेकिन रोशन क्योंकि विद्वान थे, विद्वान से मेरा मतलब है संगीत की शिक्षा उनको मिली हुई थी, इसलिए 3-4 सुर मेरे सुन के बाजा छोड़ के बच्चों की तरह रोने लगे और मेरे पैर पकड़ लिए। ओह, हाँ।
वाकई मेरी गलती हो गई है, मैंने आपको समझा नहीं, पहचाना नहीं, मुझे मालूम नहीं था आप किस डिग्री का आर्टिस्ट है। फिर मैंने भी रुमाल खोल के अंगूठा बताया। फिर मैंने कहा कि टैक्सी के पैसे नहीं थे, तो जोर से चिल्लाया, मुकेश मुकेश मुकेश। मुकेश आ गया, कितने पैसे तुम्हारे पर्स में? तो 200-250 रुपए थे, इनको दे दो फौरन से। मैंने कहा यार नहीं चाहिए मुझे पैसे, लेकिन कहने लगे नहीं ये तो रख ही लो। पंडित राम नारायण शास्त्रीय संगीत की दुनिया की एक बड़ी हस्ती, और आपके जहन में ये भी सवाल गूंज रहा होगा कि किन फिल्मी गानों में पंडित राम नारायण की सारंगी सुनाई देती है। अब सभी गाने तो यहां नहीं सुनवा सकते ना, लेकिन जरा फिल्म गंगा जमुना के इस गाने का अंश और गौर कीजिए सारंगी पर। अब कश्मीर की कली फिल्म के इस गाने का अंश और गौर सारंगी पर। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। विविधा के इस अंक में हमने पंडित राम नारायण जी से एक दिलचस्प बातचीत आपको सुनवाई और कुछ फिल्मी गीतों के अंश सुनवाए जिनमें उनका सारंगी सुनाई पड़ता है। विविधा में एक रवायत है उन फिल्मी या गैर फिल्मी हस्तियों को याद करने की जिनकी जन्म तिथि या पुण्यतिथि हाल के दिनों में पड़ती है। 6 फरवरी को होता है जाने माने लेखक और फिल्मकार ऋत्विक घटक की याद का दिन। आपको बता दें कि ऋत्विक घटक ने न केवल हिंदी की कुछ फिल्मों की कहानियां और स्क्रिप्ट लिखी, बल्कि वो बांग्ला सिनेमा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देशक रहे हैं। सन 1952 में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई थी नागरिक। सन 1958 में उनकी फिल्म अजांत्रिक आई। वैसे मेघे ढाका तारा जो सन 1960 में आई थी ऋत्विक घटक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। पर क्या आपको पता है कि फिल्म मुसाफिर जिसके जरिए ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशन की दुनिया में अपना कदम रखा, उस फिल्म की स्क्रिप्ट ऋत्विक घटक ने लिखी थी और बिमल रॉय की जानी मानी फिल्म मधुमती की कहानी भी ऋत्विक घटक की ही थी। तो ऋत्विक घटक को सलाम करते हैं और सुनते हैं फिल्म मधुमती का ये गाना। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सन 1943 में बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म आई जिसके निर्देशक थे ज्ञान मुखर्जी और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार और मुमताज शांति। इस फिल्म में संगीत कवि प्रदीप ने दिया था और इस फिल्म का एक गाना था, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
आपको बता दें, सन 1942 में मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और पूरे देश में जैसे आग लग गई थी। भारत को आजाद कराने की चेतना का प्रसार हुआ और लोग आंदोलन में जुट गए थे। इस जन चेतना, आक्रोश और आंदोलन के माहौल में फिल्म किस्मत आ रही थी। इस फिल्म में निर्माता निर्देशक ने जानबूझकर एक गाने का समावेश किया जिसके बोल थे, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और फिर तो बस ये गाना युवाओं की आवाज बन गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की रैलियां निकलती तो नौजवान इस गाने को गुनगुनाया करते थे। अंग्रेज सरकार को जब पता चला तो वो कवि प्रदीप की खोज में जुट गई थी। इस तरह से कवि प्रदीप के इस गाने ने भारतीय समाज पर और उस समय के हालात पर गहरा असर डाला था। ऐसे थे गीतकार कवि प्रदीप। कवि प्रदीप की पुण्यतिथि होती है 6 फरवरी को। दरअसल सन 2015 में कवि प्रदीप इस नश्वर संसार से विदा लेकर चले गए थे। रह गईं उनकी यादें, उनका लिखा हुआ, उनके गाने। कवि प्रदीप को याद कर रही हैं उनकी बेटी मितुल प्रदीप, और ये रिकॉर्डिंग हमने हासिल की है अपने संग्रहालय से। मितुल जी, हम कवि प्रदीप को याद कर रहे हैं और ये याद कर रहे हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों गाने का सफर जो है वो 50 साल पूरे कर चुका है। आप इस गाने से जुड़ी कौन सी बातें हमें बताना चाहेंगी, इस गाने के बनने से जुड़ी? इस गाने के बनने के समय पे मैं तो छोटी थी, लेकिन जैसे परिवार में बातें होती रहती हैं और मेरे बापू कवि प्रदीप जी हमको बताते रहते थे कि कैसे इस गाने का उनको विचार आया, किस प्रकार से उन्होंने इस गाने को लिखा और क्या उनके मन में कैसी भावनाएं थी उस वक्त, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। आपको एक बात तो मैं पहले ही बता दूं कि मेरे बापू, मेरे पिता एक हमेशा से ही देश प्रेमी पैट्रियट पर्सन रहे और उनके मन में हमेशा देश के प्रति एक ऐसा प्रेम रहा कि जहां सभी चीजों से ऊपर बढ़ के अपना देश, अपना भारत। जी, तभी उन्होंने दूर हटो ए दुनिया वालों जैसा गाना लिखा। सही बात है। ये उस वक्त की बात है जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी और उसी वक्त से उन्होंने ये गाना लिखा था। और खैर ये उनकी, जैसे मैंने कहा कि उनकी हमेशा जीवन में महत्व का कोई विचार या कोई चीज रही तो देश प्रेम है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते मैं आपको बताऊं कि जब चाइना के साथ अपनी भारत की वॉर या ये कहे कि चाइनीज एग्रेशन हुआ और तब हमारी जो स्थिति थी भारत में, एक बहुत ही इमोशनल टर्ब्यूलेंट पूरा वातावरण था, क्योंकि चाइना ने अपने को अटैक करके हमारे साथ धोखा किया था और उस धोखे के कारण हमारी जो सेना जो बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन उसकी हानि भी बहुत हुई और उसमें भारत देश में एक पूरा एक सन्नाटा सा, एक मायूसी और एक ऐसी मन में दुख की भावना सभी भारतीयों में थी। उसमें नेता भी थे, जनता भी थी और उसमें कवि प्रदीप का हृदय हमेशा एक बात सोचता था कि हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रक्षा के लिए जो जवान, जो हमारी सैन्य के हमारे जवान हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, हम घर में बैठे रहते हैं और जब वॉर पूरी हो जाती है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब हार जीत की बात होती है, लेकिन उनका क्या, उनके परिवारों का क्या, जो जवान लौट के घर नहीं गए, जो जवान हमारे लिए शहीदी प्राप्त करके वहां पर ही सो गए, उनका क्या, उनके बारे में ही सोच उनकी जो थी हमेशा मन में एक मंडराती रहती थी, मन में एक हमेशा एक दुख रहता था। और उसी टाइम पे जो चाइना वॉर के समय पे ये बात मन में उनकी बहुत ज्यादा बढ़ के उभरी। जी जी। और जैसे मेरे बापू बता रहे थे हमको, और हमेशा जैसे बात घर में चलती रहती थी कि शहीदों के लिए कुछ लिखा जाना चाहिए, और तभी ये उनके मन में इस बात को लेकर के 2-4 लाइन ऐसे घूमती रहती थी। एक दिन माहिम नाम का जो सबब है अपने मुंबई का,
वहां पर मेरे बापू जा रहे थे, अब कहाँ जा रहे थे आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो चलते हुए जा रहे थे और तभी उनके दिमाग में, उनके मन में एक लाइन अचानक से आई और वो लाइन थी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाह। अब जैसे ही ये लाइन उनके दिमाग में कौंधी तो उनको ये लगा कि ये इमीडिएटली लिख लेना चाहिए, इसको फौरन कहीं पर उतार लेना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं वापस लौटूंगा अपने विले पार्ले के घर तक, हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ और बात आ जाए और मैं इस तरह का जो मेरा लाइन जो अभी मन में आ रही है, हो सकता है मैं भूल जाऊं। तो उन्होंने आसपास में देखा कि किसी के पास कोई कागज, कोई पेन, कुछ मिलेगा। और उनकी एक आदत मैं आपको ये बताऊं कि वो कवि थे, लेखक थे, फिर भी वो कभी भी कोई पैड या कागज या पेन लेके नहीं चलते थे, कोई उनके पास में पेंसिल पेन नहीं हुआ करती थी, वो उनकी एक आदत थी। तो उन्होंने पूछा आसपास में लोगों से, कोई भैया कुछ आपके पास लिखने के लिए मिलेगा? तो किसी ने कहा कि देखिए वहां पर एक पान वाले के गल्ला है, वहां दुकान है, वहां पूछ लीजिए, हो सकता है उसके पास कोई कागज पेन मिल जाए। वहां गए तो पान वाला बैठा हुआ था, बोले दादा मेरे पास कुछ नहीं है, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सिगरेट के खाली पैकेट्स पड़े हुए हैं, क्या मैं आपको दे दूं? तो प्रदीप जी ने, मेरे बापू ने कहा ठीक है भाई दे दीजिए। उन्होंने वो सिगरेट का पैकेट लिया, पास में खड़े हुए कोई और सज्जन थे, उनके पास से एक पेन लिया और वहीं खड़े होकर के ये लाइन उन्होंने लिख दी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये गीत का जन्म ऐसे हुआ। जी। और बाद में जब वो घर लौटे शाम को, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और पूरी रात, जैसे वो खुद कहते थे कि मैं पूरी रात बैठा रहा, क्योंकि एक लाइन आ गई और जो मेरे मन में विचार थे वो विचार का कोई तांता टूट ना जाए, कोई उसका सिरा ना छोड़ दूं, तो इसके लिए मैं लिखता रहा और सवेरे होने तक काफी कुछ उन्होंने लिख दिया। और एक गाने का इस प्रकार से ऐ मेरे वतन के लोगों का उस रात को जन्म हुआ। मितुल जी, जब लता जी ने इसे दिल्ली में गाया था, जब इसकी प्रस्तुति हुई थी, पंडित नेहरू वहाँ मौजूद थे, उस समय की कोई यादें हैं? हाँ, तो ये गीत का जन्म हुआ। उसके बाद में इस गीत को दिल्ली कैसे ले जाया गया, ये भी एक कहानी है। जैसे मैंने पहले कहा कि देश में पूरा एक मायूसी का माहौल था, क्योंकि चाइना के साथ की वॉर में हमारी काफी हानि हुई थी। और जब 26 जनवरी की परेड होने वाली थी, तब भी एक प्रकार की मायूसी थी। तो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक कार्यक्रम वहां पर ले जाने का सोचा था। उसमें फंड रेजिंग का भी वो कार्यक्रम था, सेनाओं के लिए, अपने हमारे देश की सेनाओं के लिए। तो वो फंड रेजिंग कार्यक्रम के लिए यहाँ पर महबूब खान नाम बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने और दूसरे जो हेमंत कुमार जी थे और दिलीप कुमार थे, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर के एक कार्यक्रम तय किया था जो दिल्ली में होने वाला था। सभी राइटरों से, कवियों से, लेखकों से कहा गया था कि आप अपनी रचनाएं दीजिए। कई फिल्मों में गाने आ चुके थे, ऐसे गाने और वगैरह लेके वहां पर एक ट्रूप जाने वाला था। महबूब खान साहब ने कवि प्रदीप जी से रिक्वेस्ट की, खुद आए थे घर पे उनके और कहा था कि प्रदीप जी आपकी तरफ से एक गीत जरूर होना चाहिए, आपका एक गीत वहां हम पेश करेंगे। तब ऐ मेरे वतन के लोगों का जैसे एक जन्म हो चुका था, लेकिन उसको संवारना बाकी था, उसको सजाना बाकी था। तो मेरे बापू कवि प्रदीप जी ने ये सोचा कि यही गीत है, शहीदों के लिए जो गीत है, यही गीत वहां पर होना चाहिए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी जो उस जमाने के बहुत बड़े संगीतकार थे, उनके साथ बात की कि अन्ना हम लोग ये गीत वहां पर देंगे। फिर रिहर्सल शुरू हुए, उसमें लता दीदी का खास एक ये था कि भाई फीमेल वॉइस होना चाहिए, ये मेल वॉइस नहीं होगा, फीमेल वॉइस होगा। तो लता मंगेशकर जी से बात की और श्री रामचंद्र जी और लता जी और कवि प्रदीप जी, जिन्होंने इसको रिहर्स किया, रिहर्सल हुआ और बाद में ये गाना गया दिल्ली। लेकिन जब दिल्ली में ये गाना पहुंचा, उससे पहले एक सुवीनियर जो छपने वाला था, तो सुवीनियर छपने के लिए महबूब साहब ने कहा था कि 2 लाइनें हमें दीजिए, ताकि सुवीनियर में 2 लाइनें हर एक गाने की छपने वाली है।
प्रदीप जी ने सोचा कि मैं अगर अभी लिख दूंगा कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तो ये गाने का एक सीक्रेट, एक जो वहां पर होके जो एक आश्चर्य करने वाली जो बातें थी वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने 2 लाइनें ये दी, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, वाह, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। क्या बात। ये 2 लाइन देकर के महबूब खान साहब को दे दी और ये गाना, ये लाइनें 2 छप गई सुवेनियर में। तब तक किसी को नहीं पता था कि उसके बाद में इस गीत में क्या होने वाला है। अब आई दिल्ली की वो शाम, 27 जनवरी 1963, नेशनल स्टेडियम, और उसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी, भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी और कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर, जिसमें यशवंतराव चौहान जो हमारे उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर बने थे जी, सभी लोग मौजूद थे। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, सिर्फ बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री नहीं, भारत की फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोग थे, साउथ से, बंगाल से, सभी लोग। तो वहां पर दूसरे गीत हुए, सब हुए। उसके बाद में लता जी स्टेज पे आई। श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया म्यूजिक से कि जैसे एक पूरा, जैसे देश के लिए आगे बढ़ो जवानों, ऐसा कोई गाना होगा, इस प्रकार का एक शुरू का जो म्यूजिक है वो उन्होंने ऐसा पेश किया। म्यूजिक पूरा हुआ, सन्नाटा हुआ। लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि कोई, जैसे मैंने कहा, आगे बढ़ो ऐसा कोई गाना होगा। लता जी की आवाज उस वक्त गूंजने लगी, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, वगैरह करके आगे बढ़े। और इमीडिएटली चेंज हुआ। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। और आप मानिए ये बात, और हमको ये बात बहुत लोगों ने कही कि जैसे ही ये मूड चेंज हुआ, पूरा वहां पर ऑडियंस था एकदम स्तब्ध होके पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ गया। जैसे किसी ने तो ये भी कहा कि सब लोग उठ खड़े हुए थे और सीधे जैसे अपने अंदर पहुंच गया, सभी लोगों के अंदर ये जो 2 शब्द थे, जो लौट के घर ना आए, और पूरा सन्नाटा छा गया वहां पर। और फिर गीत आगे बढ़ा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक के बाद एक अंतरे चलते गए, एक के बाद एक बातें बढ़ती गई, और एक के बाद एक जो परवान चढ़ता गया गीत। और ये बात हकीकत है कि प्रधानमंत्री नेहरू जी की आंखों में अश्रु थे। उसके अलावा वहां पर जितने लोग बैठे थे, एक भी इंसान वैसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना हो, जिसको मन में एक दुख और एक टीस न भर गई हो। ये हकीकत है कि वहां बैठा हुआ पूरा ऑडियंस पूरा इसमें इन्वॉल्व होकर के मन के साथ अश्रु बहा रहा था। मितुल जी, आज 50 साल इस गीत के सफर को हो गए। जब प्रदीप जी थे, कभी उन्होंने ये बात शेयर की कि क्या उन्होंने ये सोच रखा होगा कि इस गाने का असर इतना व्यापक होगा और इसका सफर इतना लंबा हो सकता है? इतना लंबा सफर तो शायद उन्होंने सोचा था या नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, एक बात तो है कि उन्होंने जब ये गाना वहां पूरा हुआ और वहां पर पूछा गया कि कवि प्रदीप जी ये किसने लिखा है, नेहरू जी ने पूछा ये गाना किसने लिखा है, तो प्रदीप जी वहां मौजूद नहीं थे। और एक आश्चर्य की बात है कि उनको वहां पर इनवाइट नहीं किया गया था, जो भी कारण रहा हो। लेकिन बाद में प्रदीप जी के मन में कभी भी इस बात का कोई कचोट या दुख या ऐसा उन्होंने कभी दिखाया नहीं। हाँ, हो सकता है उनको जरूर इसमें बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को जाहिर तौर पे नहीं कहा कि मुझे वहां नहीं बुलाया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने हमेशा ये कहा कि डेस्टिनी है, जो भगवान करते हैं वो कुछ अच्छे के लिए करते हैं। और उनका मानना था कि वो अगर वहां गए होते तो बाद में नेहरू जी से जो उनकी लंबी बातें हुई मुंबई में 2 महीने के बाद, वो नहीं होती। और नेहरू जी के साथ खड़े होके सामने उनके सामने ये गीत गाया उन्होंने फिर से, बापू ने, ऐसा मौका नहीं आता।
तो खैर उन्होंने ये बात तो सोची नहीं थी। ये तो 50 साल तो किसी भी गीत के होते हैं, ऐसा नहीं है, रचनाएं तो 50 साल की होती हैं, लेकिन लोकप्रियता हर एक दिल में, हर एक जुबान पे, कोई भी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति हो, आज का छोटा 8 साल या 10 साल का कोई बच्चा हो, उसने स्कूल में ये गीत ना गाया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वैसे भविष्य का तो उनको हमेशा ये ध्यान था ही, या एक प्रकार से ये कहिए कि एक संत जैसा उनका व्यक्तित्व था, तो भगवान की उनको एक देन थी कि जो भी उन्होंने लिखे वो भविष्यवादी सोचकर, मतलब ऐसा ही उन्होंने लिखा जो आज भी हर एक गाना उनका रिलेवेंट है। ऐ मेरे वतन के लोगों तो अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर है और था, और मुझे लगता है कि और 50 या 100 साल, या जब तक हमारी भारत देश की जनता इस धरती पर है, हम लोग धरती जीवित है, पृथ्वी जीवित है, तब तक ये गीत उतना ही लोकप्रिय रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी मितुल जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जब हम बैठे
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। विविधा कार्यक्रम के इस अंक में हमने कोशिश ये की कि आपके लिए बहुत सारी सामग्री लाएं। एक तरफ जहां हमने निदा फाजली और जगजीत सिंह को याद किया, तो दूसरी तरफ फिल्म पाकीज़ा के 48 बरस पूरे होने के मौके पर इस फिल्म का एक संवाद और इसका एक गाना आप तक पहुंचाया। पंडित राम नारायण से एक दिलचस्प बातचीत आपने सुनी और ऋत्विक घटक को भी हमने याद किया। इसके अलावा कवि प्रदीप की याद को नमन भी किया। हमें उम्मीद है कि विविधा का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते के लिए हमें अपने संग्रहालय के समंदर में डुबकी लगाकर निकालने हैं कुछ नगीने। चलते चलते निदा फाजली की कुछ पंक्तियां। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, और छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई और मैं आपका निवेदक यूनुस खान। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।